हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। और आज बेटा हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के सारे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो हर टाइप के न्यूमेरिकल हम कवर कर लेंगे, क्योंकि बहुत बच्चों की कंप्लेंट रहती है कि सर इस चैप्टर के ना न्यूमेरिकल नहीं होते। ठीक है, तो आज हम सारे न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना यार, ज़्यादा से ज़्यादा। जिस भी दोस्त के साथ ये दिक्कत हो कि उससे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल नहीं होते हैं। और दूसरी बात, आपको चैप्टर स्टार्ट करने, ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपके पास आपकी फॉर्मूला शीट होनी चाहिए। आप फॉर्मूले आपको ध्यान रहने चाहिए। ठीक है, तो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं, आपको थ्योरी रिवाइज है, तो ही ये लेक्चर देखना। अदरवाइज एक बार क्या करो, वन शॉट लेक्चर पड़ा हुआ है ना, वन शॉट लेक्चर जो है उसको एक बार देखाओ, चाहे फास्ट फॉरवर्ड करके देखाओ, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, थ्योरी आपकी कवर हो जाएगी। उसके बाद ये लेक्चर देख लेना। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। मीन्स करंट दे रखा है, करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। 0.4 एम्पियर का करंट दिया हुआ है। विच लाइट्स फॉर 3 आवर, 3 घंटे के लिए ये चलता है भाई, 3 घंटे के लिए वो बल्ब चलता है। तो 3 आवर। अब आर बेटा एक ऐसा यूनिट नहीं है ना। करंट देखो यहाँ पे एम्पियर में ऐसा यूनिट में दिया हुआ है, तो इसको आप सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे। तो 1 घंटे में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज। चार्ज निकालना है, मीन्स आपको Q की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, Q की वैल्यू निकालनी है। अब आप याद करो कि क्या आपको इनके बीच में कोई रिलेशन पता है। देखो, हमने करंट डिफाइन किया था, तो करंट क्या होता था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मीन्स चार्ज अपॉन टाइम। अब आपको चार्ज निकालना है, तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो ये कितना हो जाएगा, 0.4 इंटू 3 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 10 करें तो ये चीज़। तो ये कितना हो गया, 12 मतलब 720 ये हो गया। 720 इंटू 6, 420 प्लस 12, 432 अच्छा, चार्ज निकाला है हमने। चार्ज की यूनिट क्या लगेगी, कूलम। चार्ज की यूनिट क्या लगेगी, कूलम। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन था, धीरे धीरे लेवल उठता जाएगा क्वेश्चंस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। द इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज ए करंट 0.5 एम्पियर व्हेन वोल्टेज इज 200 वोल्ट। जब वोल्टेज क्या है, 200 वोल्ट है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन 1 आवर। 1 घंटे में इसमें कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो कैलकुलेट कर दो। ठीक है, तो मीन्स करंट कितना दिया हुआ है, 0.5 एम्पियर। वोल्टेज कितनी दी हुई है, 200 वोल्ट। और टाइम कितना दिया हुआ है, 1 आवर। 1 आवर का मतलब 60 इंटू 60 सेकेंड्स। ऐसा यूनिट में लेके चलना है आपको सब कुछ। तो चार्ज निकालना है, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। 0.5 इंटू 60 इंटू 60। तो ये कितना हो गया, 1800 कूलम। कितना आ गया ये, 1800 कूलम। अब कुछ बच्चे हो सकते हैं, सर हमें वोल्टेज दी हुई है ना, इसका क्या करना है। इसका कोई यूज़ ही नहीं है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है, ताकि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं कि ये यार ये वोल्टेज कहाँ यूज़ होएगी, कहाँ नहीं यूज़ होएगी, वोल्टेज का काम क्या है। ठीक है, तो वोल्टेज का यहाँ पे कोई काम नहीं है। कई बार आपको क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ और कुछ ना कुछ गलत कर दो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द करंट, आई की वैल्यू हमें निकालनी है। कैलकुलेट द करंट, ओके। इफ इन अ वायर, इफ 1500 कूलम चार्ज, अब चार्ज दिया हुआ है 1500 कूलम, इज पास थ्रू इट इन 5 मिनट्स। टाइम की वैल्यू कितनी थी, 5 मिनट्स, मीन्स
5 इंटू 60 300 सेकेंड्स। सबसे पहली चीज़ तो आपको यही चेक करनी है कि क्या आपको सारी की सारी एसआई यूनिट में दिए हैं या नहीं दिए, अदरवाइज आपको पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टाइम। तो चार्ज है आपका 1500 कूलम, टाइम हो गया 300 सेकेंड, तो यहाँ से ये क्या आ गया बेटा 5 एम्पियर। 5 एम्पियर क्या हो गया आपका आंसर हो गया। और एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे अगर आप आंसर में यूनिट नहीं लगाते हो, 5 लिख के आ जाते हो, तो 0.5 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। ठीक है, क्लियर है ना। तो यूनिट ज़रूर लगाना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो नेक्स्ट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू बतानी है, एन की। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 कूलम ऑफ चार्ज मीन्स क्यू की वैल्यू दी हुई है 1 कूलम। क्या आपको इनके बीच में कोई रिलेशन पता है, क्या आपको इनके बीच में कोई रिलेशन पता है। अच्छा एक चीज याद आ रही होगी जिसको नहीं पता, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने पढ़ा था। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू एन ई, ये होता था। ठीक है, तो Q की वैल्यू दी हुई है 1 कूलम, N की वैल्यू हमें निकालनी है। E यहाँ पे क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये डेसिमल प्लेस हटाएंगे, ऊपर 10 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 16। अगर मैं यहाँ सॉरी प्लस 19 हो जाएगा ये। ठीक है, एक 10 यहाँ से बोरो कर लूँ तो ये कितना हो जाएगा 10⁻18 अपॉन 16। अब इसको आप सोल्व करोगे, 100/16 को अगर आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। अब इसका आंसर तो मैंने तुम्हें बोला भी हुआ है बेटा, ये जो क्वेश्चन है कि एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो आपको याद ही होने चाहिए। इसको तो आप याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल विद ए चार्ज ऑफ 1.5 कूलम। कोई पार्टिकल है उस पे चार्ज है 1.5 कूलम, इज टेकन फ्रॉम ए पॉइंट ए। अच्छा, उसको किसी पॉइंट ए से लेके गए हैं और पॉइंट ए का पोटेंशियल, पॉइंट ए का पोटेंशियल है 50 वोल्ट। कहाँ लेके गए, पॉइंट बी पे। कहाँ लेके गए, पॉइंट बी पे, जिसका पोटेंशियल है 120 वोल्ट। कैलकुलेट द वर्क डन। अब देखो पोटेंशियल का आपको फॉर्मूला पता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। अब ये वर्क डन कितना होता है, ठीक है, हमें तो वर्क डन निकालना है। चलो वर्क डन के फॉर्म में लिख लेते हैं Q इंटू डब्ल्यू। अब ये वर्क डन क्या होता है बेटा, जितने चार्ज को जितने पोटेंशियल में आपको मूव कराना है, जितने पोटेंशियल डिफरेंस पे आपको क्या कराना है, मूव कराना है। V यहाँ पे होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर आप डेफिनेशन भी पढ़ोगे, जब हमने ये टॉपिक किया था तो हमने बोला था एक इन्फिनिटी से हम लेके आते हैं, तो पोटेंशियल याद रखना, एट इन्फिनिटी क्या माना जाता है, ज़ीरो। इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना माना जाता है, ज़ीरो माना जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक जब आप इसको लेके गए, ठीक है, तो यहाँ का कितना पोटेंशियल इसने मूव किया, 120 - 50 दैट इज 70 वोल्ट।
कितना आएगा 70 वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है, V से। तो 70 इंटू 1.5, तो ये कितना आ गया 105। और वर्क की यूनिट क्या होती है बेटा, जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मच एनर्जी, अब एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। अब यहाँ पे बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिया क्या हुआ है। वी की वैल्यू तो दे दी, एनर्जी पूछी है। एनर्जी और वर्क डन बेटा सेम होता है, एनर्जी और वर्क डन क्या होता है, सेम होता है। तो अगर कहीं पे आपसे एनर्जी पूछी जाती है तो आप वर्क डन निकाल के आ रहे हो, उसी वर्क डन को क्या आप पुट कर सकते हो, भैया यही क्या है, हमारी एनर्जी है। ईच कूलम, ईच कूलम मतलब चार्ज की वैल्यू क्या है, 1 कूलम। चार्ज की वैल्यू क्या है, 1 कूलम। तो 1 कूलम के चार्ज को कितना वर्क डन मीन्स कितनी एनर्जी लगेगी। तो सिंपल, अभी हमने बात की W इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। तो V की वैल्यू होगी 6, Q की वैल्यू होगी 1। तो ये कितना आ गया 6 जूल। अब आपको ये भी लग रहा होगा कि बड़े आसान आसान से क्वेश्चन करा रहे हैं सर। ये ना आपके कॉन्सेप्ट बिल्डर हैं, आपको कैसे पढ़ने हैं क्वेश्चन और कैसे करने हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसमें आगे प्रीवियस ईयर भी हैं, नो डाउट, लेकिन मेरा यहाँ पे ये कोई 100% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन नहीं है। यहाँ पे बच्चों की दिक्कत थी कि सर हमारे से क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो रहे हैं, सोल्व करने में दिक्कत आती है। तो कैसे इन्फॉर्मेशन निकालनी है और कैसे यूज़ करनी है, ये चीज़ है। आप ये सेशन देखने के बाद अपने प्रीवियस ईयर लगाओ, देखो आपसे 100% होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक करंट ऑफ 10 एम्पियर, 10 एम्पियर का कोई करंट है, फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट, मिनट अब कोई ऐसा यूनिट नहीं है, 2 इंटू 60। अब ये अगर हम बात करें तो ये प्रीवियस ईयर ही है आपका, ठीक है ना, ये किसी ना किसी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, चेक कर लेना चाहिए। तो हमारा मकसद है यहाँ पे कि आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं वो चीज़ सीखनी है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर होगा उसमें से उसके क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज क्या करा है, फ्लो करा है। तो करंट है आपके पास, टाइम है, तो चार्ज हम निकाल सकते हैं। Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो I की वैल्यू क्या होगी 10 इंटू 2 इंटू 60 विच इज इक्वल टू 1200 कूलम। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो ये आ गया 1200 कूलम। सेकेंड, if the charge of electron is 1.6 into 10 raised to power 19 coulomb then calculate the total number of electrons। ठीक है भैया, अगर इतने चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे ये भी आप बता दो। तो ठीक है, 1200 इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 19। तो n की वैल्यू क्या आ गई 1200 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेस्ट पावर, सॉरी प्लस हो जाएगा ये, चलो इसको ऐसे लिखते हैं 10 रेस्ट पावर माइनस 19। तो ये हटेगा तो ऊपर 12,000 हो जाएगा इंटू 10 रेस्ट पावर 19 अपॉन 16। तो यहाँ पे हम 120 रखते हैं, 120/16 इंटू 10 रेस्ट पावर 21। तो इसको आप सोल्व करोगे 50 अपॉन 8 25/4, तो ये कितना आएगा 12/2। कुछ गलत आ रहा है ना, मैंने कुछ गलत किया है, यहाँ पे 50 नहीं 60 आएगा, सॉरी। और यहाँ पे 30 और यहाँ पे फिर 15, तो ये कितना आया 7.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 21। ठीक है, मेरे को डाउट क्यों हुआ, क्योंकि इसमें फिर से क्या आ रहा था 6.25 आ रहा था,
ठीक है, लेकिन वो गलत था, मेरे को ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए था। ठीक है, इसमें पावर चेंज थी, तो फिर भी चलो ठीक रह गया। नेक्स्ट, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज़ 24 वोल्ट बैटरी। ठीक है जी, बैटरी है जिसकी वोल्टेज कितनी है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 24 वोल्ट है। एक रेजिस्टर लगा हुआ है 60 ओम का, रेजिस्टर लगा हुआ है 60 ओम्स का। व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट? द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज नेग्लिजिबल। वायर का रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ हमें क्या बताना है, करंट की वैल्यू बतानी है। तो I इज इक्वल टू V बाई आर, 24 बाई 60 विच इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। ठीक है, ओम्स लॉ, बहुत इजी था, है ना, बहुत इजी है बेटा क्वेश्चन इसके। धीरे धीरे लेवल भी बढ़ेगा, मतलब रेलिवेंट क्वेश्चन है, जिस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना वैसे ही क्वेश्चन आएंगे इसमें, इस सेशन में। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज करंट ऑफ 3.4 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। कोई आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन, वो करंट निकाल रही है 3.4 एम्पियर का, जब वो कितने वोल्ट सप्लाई पे चल रही है, 220 वोल्ट सप्लाई पे चल रही है। व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई। तो भैया एक दूसरा केस है कि इसमें कितना करंट निकालेगी जब इसकी कितने वोल्ट पे चलाएं इसको, 110 वोल्ट पे अगर आप इसको चलाते हो। तो कुछ बच्चे डायरेक्टली करेंगे कि सर वोल्टेज हाफ हो गई है तो करंट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। बिल्कुल बेटा ऐसे हो जाएगा, बट कीप इन माइंड दैट उसके लिए रेजिस्टेंस क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। और इस केस में आएगा भी रेजिस्टेंस सेम ही आएगा। अब देखो यहाँ से मेरे को आई की वैल्यू निकालनी है, वी दिया हुआ है, अगर मुझे आर पता चल जाए, आर कितना है, ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है, तो मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से। अब रेजिस्टेंस कहाँ से निकालें भैया, रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस किसका आएगा, इस इलेक्ट्रिक आयरन का आएगा, और वही इलेक्ट्रिक आयरन तो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, हमने कोई चेंज थोड़ी की है। उसी इलेक्ट्रिक आयरन को तो जब आप 110 वोल्ट पे चलाओगे तभी तो आपसे पूछा है कितना करंट यूज़ करेगी। तो इस केस में रेजिस्टेंस आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। और रेजिस्टेंस सेम रहेगा तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि वोल्टेज हाफ हो गई तो करंट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो 3.4 का हाफ 1.7 आ जाएगा। ठीक है, बट क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करके देखेंगे। तो V 220 अपॉन 3.4, तो इसकी कैलकुलेशन करें, 2200 अपॉन 34, ये क्या आया, 1100 अपॉन 17, बड़ी गंदी कैलकुलेशन है। तो इस रेजिस्टेंस को हम अब यहाँ पुट करेंगे और यहाँ हमें निकालना है बेटा I की वैल्यू, I इज इक्वल टू V बाई आर। तो V की वैल्यू है 110 अपॉन R की वैल्यू होगी 1110 अपॉन 17। तो यहाँ से कितना आ गया, 17/10 विच इज़ इक्वल टू 1.7 एम्पियर। ठीक है, तो देखो उतना ही आया है, हाफ ही आया है ना, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या था, सेम था, रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट थी, रेजिस्टेंस दोनों केसेस में सेम था, इसलिए क्या आ गया, हाफ आ गया। तो जब भी आप डायरेक्ट करो, अगर हाफ वगैरह करना है, डबल वगैरह करना है, तो ध्यान रखना कौन से पैरामीटर सेम रहने चाहिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर क्रॉस सेक्शन दिस एंड रेजिस्टेंस दे रखा है और उसकी रेजिस्टिविटी शो करनी है आपको कि कितनी होगी। तो देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है 2 मीटर, एरिया दिया हुआ है 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वेयर, और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम्स। तो हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, और ये क्या होती है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी होती है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको बोला जाता है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, R
इंटू ए अपॉन एल। तो वैल्यूज पुट करो, आर की वैल्यू 2 इंटू 10⁻², एरिया की वैल्यू 1.7 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय टाइम, सॉरी लेंथ की वैल्यू 2 मीटर। सब कुछ ऐसा यूनिट में है तो हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो रेजिस्टिविटी कितनी आ गई 1.7 इंटू 10⁻⁻8। इसकी यूनिट क्या होगी जल्दी बता दो, ओम मीटर। ठीक है, कमेंट कर दिया करो जल्दी से, और जिसको अभी भी कोई डाउट है तो वो भी कमेंट कर देना भाई। ठीक है, रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे, सब टाइप के आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ohms। कोई वायर है, उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ohms, इज रीड्रॉन, मतलब उसको दोबारा से बनाया गया है बाय पुलिंग इट डबल्ड, व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस। ओके, अब ये एक वायर थी, अब सिनेरियो देखो क्या था। कोई ये वायर है, इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी बेटा, मान लिया L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, रेजिस्टिविटी रो, और इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ohm। इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ohm। अब इसको आपने दोबारा से बनाया है, इसको खींच के, मतलब खींच के इसको डबल कर दिया है। डबल का मतलब क्या है यहाँ पे कि इसकी लेंथ क्या हो गई है, लंबी हो गई है। ये लेंथ पहले से 2 टाइम्स हो गई है ना। जब इसको लेंथ आप खींचोगे इसको, तो ऑब्वियस ही बात है आप एक्स्ट्रा मटेरियल तो कुछ लगा नहीं रहे इसके पीछे। तो जब आप इसको खींच के लंबा करोगे तो इसका एरिया पे भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा। एरिया भी क्या होगा, कम होगा, पतली होगी ना ये। तो अब मान लेते हैं इसका जो लेंथ होगी इसकी वो L डैश ले ली हमने, एरिया को ले लिया हमने A डैश, रेजिस्टेंस R डैश जो हमें निकालना है, और रेजिस्टिविटी तो क्या रहेगी बेटा, रो ही रहेगी। रेजिस्टिविटी तो क्या रहेगी, रो रहेगी, क्योंकि मटेरियल क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी R की वैल्यू दी हुई है, मीन्स रो L अपॉन A, वो कितना दिया हुआ है 4 ohms हमें दिया हुआ है। अब हमें इसका निकालना है। तो अब ऐसे केसेस में क्या करते हैं, है ना, इन क्वेश्चंस में बच्चों को दिक्कत आती है। बेटा चाहे ये हो चाहे ये हो, आपने अलग से कोई मटेरियल नहीं डाला, इन दोनों की वॉल्यूम तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। आपने सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला चैप्टर तो पढ़ लिया होगा मैथ्स में, तो इनकी वॉल्यूम क्या रहेगी, सेम रहेगी ना भैया। जितनी ये थी उसी को तो खींच के आपने लंबा किया है, तो खींच के जब आपने लंबा किया तो एरिया क्या होगा, कम होगा। अब कुछ बच्चे डायरेक्टली बोलेंगे कि सर एरिया भी हाफ हो जाएगा। हाँ बेटा, एरिया हाफ हो जाएगा, लेकिन आपको ये रिलेशन निकाल के दिखाना होता है कि एरिया कैसे हाफ हो गया, हमें कैसे पता चला। क्योंकि हमें तो एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि उसको क्या कर दिया, डबल कर दिया। लेंथ उसकी क्या हो गई है, डबल हो गई है, खींच के लेंथ डबल की है। तो एरिया के बारे में तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं, तो उसका रिलेशन आपको निकाल के दिखाना होता है। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, कि वॉल्यूम क्या होगी, सेम रहेगी, क्योंकि आपने कोई भी मटेरियल ऐड नहीं किया। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट हेयर। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कभी भी आपको वायर वाले क्वेश्चंस आ जाएं, खींच के लंबा कर दिया, फोल्ड कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो बेटा वॉल्यूम क्या कर दो, सेम कर दो, और जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उससे दूसरी इन्फॉर्मेशन निकाल लो। अब अगर इस वायर की वॉल्यूम की बात करें, इस वायर की वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ। इस वायर की वॉल्यूम की बात करें, एरिया इंटू लेंथ। एरिया को हमने A डैश लिया है, इसको L डैश, तो एरिया A L, और हमें क्या पता है, गिवन क्या है, दैट L डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ L। ये इन्फॉर्मेशन है, लेंथ 2 टाइम होगी इनिशियल की, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, इसको 2 इंटू L, तो ये L से L कैंसिल, तो A डैश की वैल्यू क्या आ गई, A/2। A डैश की वैल्यू क्या आई, A/2। अब हमें निकालना था रेजिस्टेंस, है ना, हमें निकालना था इसका नया रेजिस्टेंस R डैश। तो R डैश क्या हुआ, रो L डैश अपॉन
ए डैश, तो आर डैश क्या आ गया रो, एल की वैल्यू 12, ए डैश की वैल्यू A/2, तो ये कितना आ गया 4 रो एल अपॉन ए आर डैश, है ना। आर डैश हमारा ये आया, और यहाँ से अगर आप देखो तो आर डैश इज इक्वल टू 4 इंटू रो एल अपॉन ए की वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे 4, तो आर डैश कितना हो गया, न्यू रेजिस्टेंस आपका कितना हो गया 16 ओम्स। न्यू रेजिस्टेंस आपका कितना हो गया 16 ओम्स। तो पहले जो ये वायर थी ऐसे क्रॉस सेक्शन एरिया था, तब उसका रेजिस्टेंस 4 था, अगर आपने इसको खींच के लंबा कर दिया तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, वॉल्यूम क्या रहेगी, सेम रहेगी। चलो एक क्वेश्चन ये आपके लिए है कि एक 6 ओम रेजिस्टेंस वायर थी, डबल कर दी बाय फोल्डिंग। अब ध्यान रखना, कई बार बच्चे लैंग्वेज नहीं समझ पाते इसमें। कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर। चलो एक बार इसको पॉज करके आप सोल्व करो और फिर सॉल्यूशन देखो, मैं भी इसको सोल्व करता हूँ। तो हमारे पास ये कोई वायर थी जिसकी इनिशियल लेंथ हम ले लेते हैं L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, रेजिस्टिविटी रो, और इसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 6 ओम, मीन्स R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, इसकी वैल्यू दे दी 6 इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो एल अपॉन ए की वैल्यू ये की बने। अब इसको क्या किया आपने, फोल्ड किया। इसको फोल्ड करने का मतलब क्या है, इसको बीच में से मोड़ दिया आपने, ठीक है, मोड़ के डबल कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान रखना डबल क्या होगा या किस चीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले ये ऐसे थी, अब आपने क्या कर दिया, इसको मोड़ के ना डबल कर दिया बेटा। ऐसे फोल्ड कर दिया इसको, ठीक है। तो ऐसे जब आपने इसको फोल्ड करा, डबल हो गई है, इसकी लेंथ क्या हो गई होगी, हाफ हो गई होगी एल डैश। एरिया इसका क्या हो गया ए डैश। रेजिस्टेंस की हमें इसकी वैल्यू बतानी है आर डैश कितना होगा, और रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी क्योंकि मटेरियल तो सेम है। तो यहाँ पे फिर से क्या लगाएंगे कि वॉल्यूम दोनों की क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि कोई भी मटेरियल ऐड नहीं किया और कोई भी मटेरियल रिमूव नहीं किया है। तो इसकी वॉल्यूम ए इंटू एल, इसकी वॉल्यूम ए डैश इंटू एल डैश, एरिया इंटू में लेंथ, ठीक है। क्लियर है ना ये चीज़। और हमें ये पता है कि एल डैश क्या हो गया, L/2 हो गया। जब डबल होएगी लेंथ तो हाफ होएगी, ठीक। डबल का मतलब क्या है, इसको हाफ इसका ऊपर रख दिया है। तो यहाँ से फिर से रिलेशन आ जाएगा हमारे पास, A इंटू एल इज इक्वल टू ए डैश इंटू L/2। तो L से ये L कैंसिल, तो न्यू एरिया जो इसका आया वो भी क्या हो गया, डबल हो गया, वो भी क्या हो गया, डबल हो गया। तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लो, आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश अपॉन ए डैश इज इक्वल टू आर डैश इज इक्वल टू रो एल की वैल्यू L/2, एरिया की वैल्यू 2A, 2 इंटू 2A। तो आर डैश क्या आ गया 1/4 इंटू रो एल अपॉन ए। जो रो एल अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 6, 1/4 इंटू 6, तो ये कितना आ जाएगा 1.5। कितना आ गया 1.5। तो एरिया डबल हो गया, लेंथ हाफ होगी, तो उससे रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डायमेंशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट हाउ वुड इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी बी अफेक्टेड इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड
टू इट्स डबल ऑफ द लेंथ, मतलब ये कोई वायर थी ऐसे, अब डबल की है, इसकी लेंथ क्या है, डबल की है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए होगा, रेजिस्टिविटी इसकी रो और रेजिस्टेंस इसका आर। जब आपने इसको खींच के डबल कर दिया, ये एल डैश हो गया, ये ए डैश हो गया, ये आर डैश हो गया, तो इसकी रेजिस्टिविटी रो डैश ये बता दो। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ये 2024 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, रेजिस्टिविटी तो सेम ही रहेगी, क्योंकि मटेरियल जब तक चेंज नहीं होगा तो रेजिस्टिविटी तो चेंज होगी ही नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिक कर रहे थे आपके साथ, तो इसका आंसर क्या आएगा, रेजिस्टिविटी विल नॉट चेंज। अभी पीछे हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, तो उसमें हमने रेजिस्टिविटी कहाँ चेंज की है, मटेरियल जब तक सेम है रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। रेजिस्टिविटी डायमेंशन पे थोड़ी डिपेंड कर रही है, ठीक है ना, रेजिस्टिविटी विल नॉट चेंज, रेजिस्टिविटी विल नॉट चेंज। रीजन क्या होगा, बिकॉज रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन, बिकॉज resistivity does not depend on dimensions of conductor, कंडक्टर के डायमेंशन पे डिपेंड करती ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है भैया, स्टेट द IV ग्राफ ऑफ 3 रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 और सेलेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, क्या चीज़ है। अगेन 2024 का है, पिछले वाला क्वेश्चन भी 2024 का ही था, तो PYQ भी हैं, रेलिवेंट क्वेश्चंस भी हैं, सब कुछ है। देखो अब इसमें इंफॉर्मेशन क्या लगेगी, हमें पता है कि जो IV ग्राफ होता है, मतलब सॉरी VI ग्राफ जो होता है, V यहाँ पे I यहाँ पे, उसकी जो स्लोप होती है, अब VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, इस ग्राफ की जो स्लोप होती है वो क्या देती है, रेजिस्टेंस देती है। इसकी स्लोप से हमें क्या पता लगेगा, रेजिस्टेंस पता लगेगा। अब जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। अब स्लोप किसका ज़्यादा होगा, स्लोप कैसे निकालते हैं बेटा, टेन थीटा से, मीन्स जिसका टेन थीटा ज़्यादा होगा उसकी स्लोप ज़्यादा होगी और उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अब टेन थीटा किसका ज़्यादा होगा, जिसका एंगल ज़्यादा होगा, जिसका एंगल ज़्यादा हो तो उसका टेन थीटा ज़्यादा होगा, और जिसका टेन थीटा ज़्यादा होगा उसकी स्लोप ज़्यादा होगी और उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। बट यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि हमें एंगल कहाँ से मेज़र करते थे, एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम करंट एक्सिस। आई वाली जो एक्सिस है उससे हम एंगल मेजर करते थे ऐसे। अब इन्होंने इस ग्राफ को उल्टा दे दिया है, इन्होंने क्या करा है, आई वाली एक्सिस ये कर दी, वी वाली एक्सिस ये कर दी। हमें बस ध्यान रखना है एंगल कहाँ से मेजर करना है, आई से मेजर करना है। आई वाली एक्सिस से इस R1 वाली का एंगल हमने ले लिया मान लो θ1, ये वाला एंगल हमने ले लिया θ2 और ये वाला एंगल हमने ले लिया θ3। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको ये दिख रहा है कि θ3 बड़ा है θ2 से और θ1 से, तो इसकी स्लोप ज़्यादा होगी, स्लोप ज़्यादा होगी तो उसी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मीन्स R3 इज़ ग्रेटर देन R2 इज़ ग्रेटर देन R1। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, सी ऑप्शन दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन हमने लेक्चर में कवर की हुई है, आप जाके देखोगे रेजिस्टेंस वाला लेक्चर है, आई डोंट नो लेक्चर नंबर कौन सा है, तो उस लेक्चर में आप जाके देखो, नहीं पता है तो ये चीज़ वहाँ से क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट चलो सर्किट डायग्राम है, जो आते हैं किसको, बच्चों को यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि सर्किट डायग्राम कैसे सोल्व करते हैं। बेटा मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको सर्किट डायग्राम सोल्व नहीं करने आते तो ये क्वेश्चंस मत करना, इन क्वेश्चंस को स्किप कर देना, बाद में कर लेना, ठीक है, लेक्चर आपके पास ही रहेगा।
इससे पहले क्या काम करूँ, आई गेस लेक्चर नंबर 7 है, ठीक है, लेक्चर नंबर 7 है, वहाँ पे हमने 9-10 सर्किट डायग्राम सोल्व करे हैं, और सर्किट डायग्राम कैसे सोल्व किए जाते हैं वो चीज़ सिखाई हुई है। पहले वो करो, फिर ये क्वेश्चन सोल्व करना, ठीक है। छोटा सा ही लेक्चर है वो, शायद आधे घंटे का भी लेक्चर नहीं है, और उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे सर्किट डायग्राम सोल्व किए जाते हैं। क्लियर? तो चलो यहाँ से देख लेते हैं। अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अनदर, ठीक है, एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, दोनों को हमने सीरीज में लगाया है। पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट का है। कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस। तो दो चीज़ें निकालनी है, एक तो हमें करंट निकालना है, एक हमें वोल्टेज निकालनी है अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टर। ये क्या होगी? तो ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले भैया देखना पड़ता है इनको सीरीज़ में है या किस में है, तो उसके लिए हमने बात की थी कि करंट चलाओ आप, ठीक है। यही चीज़ मैं आपको दोबारा सिखा भी रहा हूँ। करंट यहाँ पे आई जाएगा, यहाँ पे आई गया, यहाँ पे आई, फिर ये करंट इस वायर में ऐसे जाएगा, आई, यहाँ से पास करके यहाँ पे करंट कितना आएगा, आई, यहाँ पे भी आई आया, तो आई करंट बैटरी से निकला था, आई करंट ही बैटरी में वापस आ गया। अब करंट कहीं पे भी क्या हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा, मीन्स दोनों रेजिस्टर से करंट क्या जा रहा है, सेम जा रहा है। अगर ये दोनों रेजिस्टर से करंट क्या जा रहा है तो वो क्या होंगे, सीरीज होंगे, और उन्होंने तो बोल भी रखा है, ठीक है, लेकिन मेथड यही होता है। तो सीरीज होगा, सीरीज का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पहले क्या निकालना है, इस पूरे सर्किट से करंट निकालना है। तो सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आएगा, R1 प्लस R2, 6 + 4 = 10। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आ गया, तो करंट कितना आ जाएगा, V/R इक्विवेलेंट, क्योंकि पूरे रेजिस्टर पूरे सर्किट का हमें क्या निकालना है बेटा, करंट निकालना है। बच्चों को दिक्कत आती है कि सर हमने इसमें R इक्विवेलेंट क्यों निकाला। बेटा R इक्विवेलेंट इसलिए निकाला ना, मुझे पूरे सर्किट का ये चाहिए करंट। अब R इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि भैया इन दो रजिस्टर्स को हटा के मैं एक रजिस्टर लगा दूं, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उसकी वैल्यू निकालने का तरीका ही तो क्या होता है, R इक्विवेलेंट होता है। तो अगर आप इन दोनों रजिस्टर को हटा के एक 10 ओम का रजिस्टर लगा दोगे तो ये वैसे ही काम करेगा जैसे ये दोनों कर रहे हैं। तो फिर V = IR कर दो, क्योंकि फॉर्मूले में तो एक ही है ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, V = IR में एक ही तो रजिस्टर है, और वो रजिस्टर की वैल्यू कौन सी है, वो इक्विवेलेंट रजिस्टर है, ठीक है। तो वोल्टेज कितनी है 20, करंट कितना आया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया 10, तो आपका ये कितना हो गया, 2 एम्पियर का आपका करंट हो गया, 2 एम्पियर का आपका ये करंट हो गया। तो पहला क्वेश्चन तो सोल्व हो गया। अब हमें निकालना है वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम। अब देखो सीरीज़ में क्या होता है, वोल्टेज अलग अलग होती है। वोल्टेज यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे वोल्टेज कितनी होगी, है ना। तो वोल्टेज क्या होगी बेटा, रेजिस्टर है इसका, इसमें से कितना करंट पास कर रहा है, इसमें से 2 एम्पियर का करंट पास कर रहा है, इसमें से 2 एम्पियर का करंट पास कर रहा है। तो 2 एम्पियर का करंट पास करेगा तो वोल्टेज कितनी आएगी, I × R, दैट इज 2 × 6, 12 वोल्ट। वोल्टेज यहाँ कितनी आ गई, 12 वोल्ट। मतलब इसका मतलब क्या है कि 12 वोल्ट तो इसमें खर्च हो रहे हैं, इस 20 वोल्ट की बैटरी में से 12 वोल्ट तो ये रख रहा है अपने पास, और बाकी के बचे कितने 8 वोल्ट वो इसके अक्रॉस आ रहे होंगे। निकाल के भी देख लो, करंट 2 है, रेजिस्टेंस कितना है 4, तो 8 वोल्ट इसके पास आ रहे होंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है, सिंपली ऐड हो जाता है जब भी सीरीज होती है, और सीरीज में वोल्टेज क्या होती है, अलग अलग होती है। कहते हो ना वोल्टेज अलग अलग होती है, देख ही रहे हो आप। 6 ओम वाले के पास कितनी वोल्टेज आ रही है, 12 वोल्ट, 4 ओम वाले के पास कितनी जा रही है, 8 वोल्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द सर्किट डायग्राम अलोंग साइड टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है, टोटल करंट निकालना है, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है R1 के अक्रॉस। इसके अक्रॉस मीन्स आपको फिर से क्या बतानी है, वोल्टेज बतानी है इसके अक्रॉस। तो अब ये सर्किट कैसा है, सीरीज में है, पैरेलल में है, कैसे है ना, ये चीज़ हमें चेक करनी होती है। तो यहाँ से अगर मैं करंट चलाऊँ, आई करंट गया, यहाँ पे आई करंट गया,
यहाँ पे भी क्या जाएगा, आई करंट जाएगा। इसको हटाते हैं अभी। यहाँ पे आई करंट आया था, यहाँ पे आई करंट गया, यहाँ पे भी आई करंट गया। अब इस पॉइंट पे करंट के पास दो रास्ते हैं कि वो ऊपर से भी जाएगा, नीचे से भी जाएगा। तो मान लो यहाँ से कितना जा रहा है, आई वन, यहाँ से कितना जा रहा है, आई टू। अब यहाँ पे कितना आएगा, आई वन आएगा, और यहाँ से कितना आएगा, आई टू आएगा। अब आई में से आई वन और आई टू थे, ये दोनों मिलके फिर से कितना बन जाएंगे, आई। अरे मान लो अगर ये 10 था तो इधर 5 चला गया, इधर 5 चला गया, या इधर 6 चला गया, इधर 4 चला गया, तो 6 और 4 दोबारा से मिलके 10 बनेंगे ना। तो मतलब आई वन और आई टू दोबारा से मिलके क्या बनेंगे, आई बनेंगे। तो आई करंट गया था बैटरी में और आई करंट वापस आ गया। पहला काम तो आपको ये करना होता है, कोई भी सर्किट है उसमें करंट चलाओ, देखो कहाँ पे डिवाइड हो रहा है, कहाँ पे नहीं। और दूसरी चीज़, करंट चलाते वक्त ध्यान रखना, जितना करंट आपने बैटरी से विड्रॉ किया है, मीन्स आई करंट अगर आप बैटरी से लेके गए हो तो बैटरी के अंदर आई करंट ही आना चाहिए। ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं, जिस वायर में करंट डिवाइड हुआ है, वायर्स इन विच करंट डिवाइड्स, करंट क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है, वो आपस में कैसी हैं, पैरेलल। वो कैसा है, पैरेलल। मीन्स इन दो वायर में यहां पे मेरा क्या हुआ है, करंट डिवाइड हुआ है। ये दो आपस में कैसे हैं, पैरेलल है। तो इन दोनों को सोल्व करके, मैं क्या कर सकता हूँ, एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ, है ना। इनका इक्विवेलेंट लगा दें, इन दोनों की जगह अगर मैं एक रेजिस्टेंस लगा दूं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। अब ये पैरेलल में है तो पैरेलल में लगाना आता है, आपको निकालना आता है आर इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2, दैट इज़ 1/8 प्लस 1/12। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 24। इसका हम एलसीएम ले लें तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 प्लस 2, तो ये कितना आ गया, आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 24/5, 24/5 इतना ही आएगा ना। ठीक है, तो इसको आप पॉइंट की फॉर्म में कर सकते हो, तो पॉइंट की फॉर्म में कर लेना, क्योंकि दूसरे वाला भी आपको केस में दिया हुआ है, पॉइंट में आपको दिया हुआ है। ठीक है, 8 इन दोनों को, मीन्स इन दोनों की जगह मैं एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूं जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 4.8 होगा। कैसे, देखो अब नया सर्किट, स्टेप बाय स्टेप ना सर्किट लगा करो। अब ये एक था 7.2, इन दोनों की जगह आपने अब एक लगा दिया। ठीक है, पैरेलल का आया है ये, टोटल नहीं आया, सॉरी, इसको पैरेलल पी लिखते हैं, इक्विवेलेंट नहीं लिखते, कंफ्यूज होंगे नहीं तो। इन दोनों की जगह हमने एक लगा दिया जिसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4.8, और ये आपकी बैटरी 6 वोल्ट की बैटरी। अब ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में हैं, इनका इक्विवेलेंट निकालोगे तो क्या आएगा, 7.2 प्लस 4.8, 7.2 प्लस 4.8, तो इनका इक्विवेलेंट क्या आ गया, 12 ओम। इनका इक्विवेलेंट क्या आ गया, 12 ओम। तो ये फर्स्ट आपका क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। इसका आंसर क्या आ गया, 12 ओम। ठीक है, नेक्स्ट में आपको क्या निकालना था, करंट निकालना था। I इज इक्वल टू V/R, तो V था 6, R इक्विवेलेंट कितना आ गया यहाँ पे 12, तो ये कितना आ गया बेटा 0.5 या 1/2। ठीक है, 1/2 एम्पियर या 0.5 एम्पियर, ये भी हो गया। थर्ड में हमें क्या निकालना था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, R1 के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ पे करंट कितना आ रहा है, I की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.5 या 1/2, और R1 कितना है, R1 है 7.2। तो चलो ये भी सोल्व कर लेते हैं। ये सेकंड था और ये इसका थर्ड पोर्शन। क्या है हमारा, V पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, V इज इक्वल टू I इंटू आर। आई की वैल्यू होगी 1/2, R की वैल्यू 7.2, तो ये कितना आ गया 3.6 वोल्ट। ये आंसर आ गया। ठीक है,
तो सर्किट डायग्राम जब भी सोल्व होंगे बेटा आपसे जब आपको करंट डिवाइड करना आता है कि करंट कैसे चलता है सर्किट में और कहाँ पे क्या चीज़ होगी। नेक्स्ट पॉज करो इसको और फिर आप सोल्व करो, ठीक है, फिर मेरे से मैच कर लेना। टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट निकालना है, टोटल करंट निकालना है। तो भैया अगर हम आई करंट यहाँ से लेके चलें, यहाँ तक क्या गया, आई करंट गया। अब इस पॉइंट पे करंट डिवाइड हो गया, मान लिया यहाँ पे I1 गया, यहाँ पे I2 गया, फिर यहाँ से कितना आएगा, I1 आएगा, यहाँ से I2, तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया, I आ गया, फिर से यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब इस बार हम मान लेते हैं I3 अलग करने के लिए, यहाँ पे I4 और यहाँ पे I5। अब जब तीनों यहाँ पे आएंगे, तीनों यहाँ पे मिलके फिर से क्या आएगा, आई करंट आएगा। अब ये चीज़ आपको पता लग गई है, स्पेस कम है, ठीक है। तो आई करंट बैटरी में गया था, आई करंट बैटरी से वापस आ गया। इन दोनों वायर में भी क्या हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है, तो ये भी क्या है, पैरेलल में है, ठीक है। इन तीनों में भी क्या हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है, तो ये भी क्या है बेटा, पैरेलल में है। तो इन दोनों की और इन तीनों की जगह हम एक एक रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो अगर मैं 10 and 40 का लूं पहले, ठीक है, पैरेलल इक्विवेलेंट ऑफ 10 ओम एंड 40 ओम, तो इसका आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर लोगे तो ये 10 × 40 अपॉन 10 + 40। दो के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लग जाता है, अगर कहीं पे भी दो रेजिस्टेंस हो तो R1 R2 अपॉन R1 + R2, ये एलसीएम सोल्व करने के बाद यही आता है। तो 400 अपॉन 50 दैट इज इक्वल टू 8 ओम। और अगर हम 30 20 60 का पैरेलल लें, पैरेलल इक्विवेलेंट ऑफ 30 ओम 20 ओम एंड 60 ओम, अगर इनका पैरेलल लें तो 1/RP इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, ये चीज़ होगा। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 60। यहाँ से क्या आ गया, 2 + 3 + 1 मीन्स 6/60। तो यहाँ से RP की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 10 ओम। इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आ गया, 10 ओम। तो मीन्स अगर इन दोनों की जगह जो सर्किट था उसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस थे 10 and 40, है ना। तो अब इसको हटा के हमने इनका इक्विवेलेंट निकाल लिया है, तो इक्विवेलेंट कितना आया है हमारे पास, 8 ओम आया। आगे यहाँ पे हमारे पास 3 रजिस्टर थे, तो इनका भी हमने इक्विवेलेंट निकाल लिया है और इनका इक्विवेलेंट क्या है, 10 ओम। तो उन तीनों की जगह हटा के हमने क्या कर दिया, एक 10 ओम का लगा दिया, बस। और तो कुछ था ही नहीं, और तो क्या लगी हुई थी, बैटरी लगी हुई थी। अब ये दोनों आपस में कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 8 + 10 दैट इज इक्वल टू 18 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो गया। दूसरा, टोटल करंट निकालना है और यहाँ पे बैटरी कितनी है, 12 वोल्ट की। तो बैटरी है हमारी 12 वोल्ट की, टोटल रेजिस्टेंस आ गया 18। मतलब इन दोनों की जगह भी अब अगर हम एक लगाएं सर्किट में तो ये 18 ओम। तो सारे के सारे रेजिस्टेंस सोल्व करके हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया 18 ओम, और ये 12 वोल्ट की बैटरी है। तो आई की वैल्यू क्या आएगी, V/R। तो 12/18, और 12/18 क्या होगा, 2/3 मीन्स 0.66 एम्पियर। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है, करंट की वैल्यू आ गई। तो ऐसे सर्किट डायग्राम क्या किए जाते हैं बेटा, सोल्व किए जाते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When two resistors of resistance R1 and R2 are connected in parallel, the net resistance is 3 ohm. मीन्स दो रेजिस्टेंस हैं
R1 एंड R2 अगर इनको आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो इनका पैरेलल की वैल्यू कितनी आती है, 3 ओम आती है। एंड व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज इज 16 ओम। अगर इनको आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो इनकी वैल्यू आती है 16 ओम। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। ओके, तो RP का मतलब क्या है, दो रेजिस्टेंस, मीन्स R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 3 ओम। और सीरीज़ का मतलब क्या है, इन दोनों को सिंपली ऐड करना है। R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या है, 16 ओम। तो आपके पास एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। इन दोनों इक्वेशन का सोल्व करो और आप R1 और R2 की क्या करो, वैल्यू निकालो। तो R1 प्लस R2 की वैल्यू 16 है। अगर वो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूँ तो मेरा R1 R2 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से R1 R2 कितना आ गया, 48। और यहाँ से अगर मैं R2 की वैल्यू निकाल लूँ, 16 माइनस R1, एक वेरिएबल में कर लेते हैं ना, दो वेरिएबल हैं, एक इक्वेशन है, नहीं हो पाएगा तो एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। R1 इंटू 16 माइनस R1 इज इक्वल टू 48 विच इज इक्वल टू 16 R1 माइनस R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 48। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो अगर इसको हम लिखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, R1 स्क्वायर माइनस 16 R1 माइनस 48 प्लस 48 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। R1 स्क्वायर माइनस 4R1 माइनस 12R1 प्लस 48 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो फैक्टर्स और क्या बन जाएंगे, वहाँ से R1 कॉमन आ जाएगा, R1 इंटू R1 माइनस 4 और वहाँ से माइनस 12 कॉमन आ जाएगा, तो R1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से R1 की एक वैल्यू आएगी 4 और R1 की एक वैल्यू आएगी 12। तो अगर R1 4 ओम है तो R2 कितना होगा बेटा, टोटल 16 था इनका, ये 12 ओम होगा। अगर R1 12 है तो R2 क्या होगा, 4 ओम होगा, है ना। तो मीन्स जो दो रजिस्टर थे उनकी वैल्यू 4 एंड 12 ओम आई। 4, अब कोई भी 4 हो सकता है, कोई भी 12 हो सकता है, ठीक है। तो क्लियर है आई गेस ये। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे ये फिर से सर्किट डायग्राम आया है। सर्किट डायग्राम में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ऑफ द नेटवर्क पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी। ए और बी ये आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके अक्रॉस आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब यही चीज़ हमने, जो मैं कह रहा था ना लेक्चर नंबर 7 में, देखो ये चीज़ वहीं पे है। अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप सिंपली क्या करो, ए और बी के बीच में ना बैटरी कनेक्ट कर दो। ए और बी के बीच में एक बैटरी लगा दो और उस बैटरी से करंट चलाना स्टार्ट करो। जहाँ जहाँ पे करंट डिवाइड होगा वो वायर्स आपस में कैसी होंगी, पैरेलल में होंगी। जिस जिस वायर से करंट सेम जाएगा वो वायर आपस में सीरीज में होंगी। तो मैंने ए और बी के बीच में एक बैटरी लगा दी। अब यहाँ से आई करंट ड्रॉ किया। अब आई करंट यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। उसके पास दो रास्ते हैं, वो लेफ्ट में जाए या राइट में जाए, तो वो दोनों जगह जाएगा, I1 और I2। मतलब I में से कुछ करंट I1 के पास चला गया, कुछ करंट I2 के पास चला गया। अब ये I1 करंट यहाँ तक आया, आगे इसके पास एक ही रास्ता है, ये यहाँ पे गया, यहाँ से 8 ओम वाले रेजिस्टेंस से भी कितना करंट निकला, I1 करंट निकला, और ये इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे ये I1 आया। यहाँ से इधर से ये I2 आ रहा है, इधर भी I2, इधर I2, यहाँ तक क्या पहुँचा, I2 पहुँचा। ये I1 और I2 यहाँ से मिलके इनके पास एक ही रास्ते जाने का, तो यहाँ से फिर से क्या आ गया, I करंट वापस आ गया, ठीक है। तो I करंट हमने भेजा था, I करंट ही वापस आ गया हमारा। अब देख लो, दो करंट बने हमारे I1 और I2, कहाँ कहाँ से, जहाँ जहाँ से I1 जा रहा है वो आपस में सीरीज में है। अब इन 4 और 8 में क्या है, I1 करंट जा रहा है, तो मीन्स ये क्या है, आपस में सीरीज में है। ये क्या है, आपस में सीरीज में है। तो 4 + 8 ये क्या हो जाएगा, 12 ओम। और इधर से ये वाले भी तो सीरीज में हैं,
इन दोनों में से भी सेम करंट जा रहा है, जिसमें से सेम करंट जा रहा है वो सीरीज़, तो 4 + 8 12 ओम, ये भी आपका सीरीज़ में हो गया। अब मीन्स इन सभी को छोड़ के आप दो रेजिस्टेंस लगा सकते हो, और ये दोनों तो आपस में पैरेलल में है, क्योंकि इन दोनों में क्या था, करंट डिवाइड हुआ था, एक वायर में I1 गया था, एक वायर में I2 गया था, और यहाँ पे आप पॉइंट लगा सकते हो A B, ठीक है। मीन्स ये आपके पॉइंट हो गए A और B, जिनके बीच में हमने बैटरी लगाई थी। तो ये 12 ओम, ये 12 ओम, इन दोनों का अगर आप इक्विवेलेंट करोगे 12 × 12 अपॉन 12 + 12, तो ये कितना आएगा, 6, ठीक है। कितना आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। यही आपका क्या होगा बेटा, आंसर होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। ये चीज़ मैंने लेक्चर नंबर 7 में भी आपको सोल्व कराई हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। तो अच्छा, यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं दी हुई, तो मैं वैल्यू लिख देता हूँ बेटा। ये सारे के सारे 3 ओम के रेजिस्टर आपके लगे हुए हैं। ठीक है, तो पहला है हमें C और D के अक्रॉस निकालना है। तो C और D के अक्रॉस, C एंड D एंड पे, C और ये D, C और D के बीच में आप क्या कर दो, एक बैटरी लगा दो। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बैटरी लगा देता हूँ C और D के अक्रॉस। तो यहाँ से पॉजिटिव मान लो I करंट गया। अब यहाँ पे उसके पास दो रास्ते हैं, है ना। यहाँ पे उसके पास दो रास्ते हैं, एक ये वाला रास्ता है और एक ये वाला रास्ता है। तो मान लो यहाँ पे गया I1, यहाँ पे गया I2। अब इसमें से I1 गया, यहाँ पे भी I1, यहाँ पे I1 और यहाँ पे भी I1। तो अब ये D में जब आएगा वापस, तो यहाँ से क्या आ रहा है, I2 आ रहा है। I1 और I2 मिलके फिर से क्या बन गया, I1। तो मीन्स ये दो वायर आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं, और ये सारे के सारे क्या हैं, सीरीज़ है। तो ये पूरा का पूरा ये चीज़ क्या हो गई, सीरीज़ होगी। इन तीनों की जगह अगर एक सर्किट लगाएं तो 3 + 3 + 3 मीन्स 9 ओम का हम इन तीनों की जगह क्या लगा सकते हैं, एक रेजिस्टर लगा सकते हैं, और वो फिर इस वाले रेजिस्टर के क्या है, पैरेलल में है। ये 9 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया, आगे आपका सर्किट लगा हुआ है। हम C और D की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। इनका पैरेलल 9 × 3 अपॉन 9 + 3, तो 9 × 3/12, तो ये कितना आएगा, 2.5, है ना। ये कितना आएगा, 2.5। तो C और D के बीच में आपका कितना आ गया बेटा, 2.5। अब हमें निकालना है A और B के बीच में। तो देखो C और D के बीच में तो सारा का सारा आप सोल्व कर ही चुके हो। तो मीन्स ये C और D को हटा के, इतना सारा तामझाम हटा के, ये 4 रजिस्टर तो आपने सोल्व कर लिया ना। और यही A और B के बीच में भी है। A और B के बीच में बैटरी लगाओगे तो ये सारे ही आ रहे हैं। ये 4 रजिस्टर की जगह मैं एक रजिस्टर लगा सकता हूँ, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 2.5। जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 2.5। इस चीज़ को समझे। तो देखो, उन सबको हटा के एक मैं क्या करूँगा, इन सब का तो इक्विवेलेंट मैंने निकाल लिया ना। ये 2.5, वो 4 रजिस्टर सोल्व करके मैंने इक्विवेलेंट निकाल लिया 2.5। ये 3 ओम, ये 3 ओम, और ये A और B। तो ये सब तो क्या है, सीरीज में है। तो A और B के बीच में जो आएगा वो कितना आ गया, 3 + 3 + 2.5 विच इज़ इक्वल टू 8.5 ओम। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी रेटिंग है 200 वोल्ट 100 वॉट। कोई बल्ब की रेटिंग की हुई है, मीन्स उस बल्ब की पावर रेटिंग कितनी है, 100 वोट का है, और कितने वोल्ट पे चल रहा है वो, 200 वोल्ट पे वो चल रहा है। इसका रेजिस्टेंस बताना है। ओके, और कह रहे हैं 5 अगर बल्ब को 4 घंटे के लिए चलाया जाए तो वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेंगे,
और उसका कॉस्ट भी बता दो। अगर एक यूनिट का कॉस्ट क्या है, 50 पैसे है। अब यहाँ पे पहली बात तो एक यूनिट क्या होती है, एक यूनिट का मतलब क्या है, हमें कौन सी यूनिट की बात हो रही है, ये कमर्शियल यूनिट की बात हो रही है जिसे हम कहते हैं किलोवाट आवर, जो किस में होती है, किलोवाट आवर में। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। ओके, तो यहाँ से पहली बात तो इसका हम क्या निकालते हैं, रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो बेटा पावर दी हुई है, वोल्टेज दी हुई है, इसके बीच में रेजिस्टेंस का आपको रिलेशन पता है, P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई आर। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी स्क्वेयर अपॉन P। तो 200 इंटू 200 अपॉन 100। तो यहाँ से रेजिस्टेंस कितना आया, 400 ओम्स। रेजिस्टेंस कितना आया, 400 ओम्स। अब कह रहे हैं कि एक बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास, कह रहे हैं 5 अगर ऐसे बल्ब को आप 4 घंटे के लिए चलाते हो तो वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे। वी नो, हमें ये चीज़ तो पता है ना, एनर्जी कंज्यूम किसके इक्वल होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, है ना, पावर इंटू टाइम। तो अगर मैं एक बल्ब की निकाल लेता हूँ, फिर 5 से उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एनर्जी कंज्यूम बाय 1 बल्ब, एनर्जी कंज्यूम बाय 1 बल्ब। एक बल्ब कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, कितने वॉट का है, 100 वॉट का है। कितने टाइम के लिए चला रहे हो आप, 4 घंटे के लिए चला रहे हो। तो मीन्स उसने 400 वॉट आवर की क्या की, एनर्जी कंज्यूम की एक बल्ब ने। तो एनर्जी कंज्यूम बाय 5 बल्ब्स कितना हो जाएगा भैया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल सही। तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 5 बल्ब्स, तो 5 इंटू 400 दैट इज इक्वल टू 2000 वॉट आवर, 2000 वॉट आवर। या इसको आप क्या बोल सकते हो, 2000 को, सॉरी वॉट है, वॉट आवर मीन्स 2 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर क्या होती है, 1 यूनिट होती है, तो 2 किलोवाट आवर क्या होगी, 2 यूनिट। मीन्स 5 बल्ब आपने जब 4 घंटे के लिए चलाए 100 वाट के, तो उन्होंने कितनी एनर्जी कंज्यूम की, 2 यूनिट एनर्जी कंज्यूम की। तो इसका कॉस्ट कितनी है, अब 1 यूनिट की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, 1 यूनिट की कॉस्ट दी हुई है 50 पैसे। तो 2 यूनिट की कॉस्ट क्या आ जाएगी, 50 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 100 पैसे। 100 पैसे का मतलब क्या है, 1 रुपया, ठीक है। तो 1 रुपये की आपकी बिजली खर्च हुई है, अगर आपने 100 वोट के 5 बल्ब 4 घंटे के लिए चलाए हैं, ठीक है। तो ये था एनर्जी वाला क्वेश्चन। और एक ये लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, इसका आप देखते हैं कितने बच्चे पूरी क्लास भी अटेंड करते हैं नहीं करते। इसका मेरे को आंसर कमेंट में करो, ठीक है। आंसर इसका कमेंट सेक्शन में आप दो, देखते हैं कितने बच्चे क्लास को सीरियसली लेते हैं और उसको सोल्व करते हैं। ओके, तो आई होप आप सबको मज़ा आया होगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा, यही रेलिवेंट है। इसके बाद आप अपने PYQ लगाओ, कुछ भी लगाओ, आपके सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। अगर किसी को सर्किट डायग्राम में प्रॉब्लम है तो वो प्लीज़ लेक्चर नंबर 7 देख लेना, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।